केरल प्रदेश के मल्लपुरम का चेलेम्बरा इलाका, जहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दक्षिण मालवा। वहां पर कुछ परिवार रहते हैं जो कि गरीब तबके के हैं। आज उनके लिए खुशी का माहौल था क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छी खबर मिली थी। उनके इलाके में एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है और जो उन्हें काम पर रखेगा अपने यहाँ मजदूरी पर, और इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। दूसरी खुशी की खबर ये थी कि उस रेस्टोरेंट के मालिक ने ये भी कहा है कि इस रेस्टोरेंट के बनने के बाद आप सभी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको यहाँ पर काम मिलेगा। एक छोटी सी दिक्कत बस ये थी कि मजदूरी जो थी वो ठेकेदारी के रूप में तब मिलेगी जब ये काम पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। तब तक ये लोग खुश थे, इनकी जिंदगी खुश होने वाली थी। और ये सभी लोग जो कि यहाँ पर गरीब तबके के थे, वहाँ पर मजदूर तबके के थे, वहाँ पर चले गए काम करने के लिए और काम करते थे एक सुकून के साथ कि अब उनके जीवन में एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने का सपना जो है, या एक कमाई का सपना है, वो पूरा जल्दी हो जाएगा। लेकिन साथियों, होता कुछ यूं है कि जब रेस्टोरेंट बनने में कुछ दिन बाकी होते हैं तब पुलिस आके इन सब मजदूरों को न सिर्फ जेल में डाल देती है बल्कि इन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इन सभी पे इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने चोरी की है। और चोरी भी कोई 1 या 2 लाख, 1 या 2 करोड़ की नहीं, बल्कि अरबों की चोरी तुम लोगों ने कर डाली है। वो मासूम लोग अब रो रहे थे, पछता रहे थे। वो कौन सी विपदा की घड़ी थी जब हमने इस रेस्टोरेंट में काम करना स्वीकार किया। लेकिन साथियों, पुलिस को उन मजदूरों से तो कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन ये करोड़ों की चोरी, अरबों की चोरी, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी साबित हुई, जिसमें 80 किलो सोने से ज्यादा चोरों ने चुरा लिया था। इस चोरी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी खबर फैलती है कि भूचाल आ जाता है देश में। पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आ रहे थे वो चोर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं केरल मल्लपुरम के चेलेम्बरा इलाके की एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान के पुलिस महकमे को, पूरे हिंदुस्तान के पुलिस महकमे को थर्रा दिया था। होता कुछ यूं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण मालवा एक इलाका है जहां पर एक गांव है। वहां पर एक ग्रामीण बैंक है प्रथम फ्लोर पर, यानी कि प्रथम तल पर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर। वहां पर उसके नीचे एक जगह है ग्राउंड फ्लोर, वहां पर कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। तो उन्होंने संपर्क साधा इन्हीं मजदूर तबके के लोगों से। तो उन्होंने कहा हाँ, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और वो मजदूर जो लोग थे, सुबह जाते थे, काम करते थे, रात दिन वहां से ड्रिल मशीनों की आवाजें, गैस कटर की मशीनों की आवाजें आती रहती थी, जो कि पड़ोसी लोग इस सुकून के साथ सह लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट खुल जाएगा, हमारे इलाके की रौनक बढ़ जाएगी और कुछ बेरोजगारों को काम भी मिल जाएगा इसी बहाने। तो सब लोग रात दिन इस आवाज को, गटर पटर की आवाज को सह रहे थे। लेकिन साथियों, ये मौका था 29 दिसंबर 2007 का, जब इस रेस्टोरेंट को बनने में कुछ दिन बाकी थे। तब इस रेस्टोरेंट के जो होने वाले रेस्टोरेंट के जो 2-3 लोग थे, जो खुद को इसका मालिक बता रहे थे, वो आते और कहते हैं कि अब मजदूर लोग, आप ये थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो और अपना ये हैप्पी न्यू ईयर मना लो। हम काम की शुरुआत फिर करेंगे 1 या 2 तारीख को। 8 दिसंबर को ओपनिंग है और 90% से ज़्यादा काम हो चुका है। उन्होंने किचन का सामान, फ्रिज, फर्नीचर, सोफे, चेयर में सब ला के रख दिए थे। सब लोग बड़े खुश हो गए। नए साल की छुट्टी मनाने का मौका मिलेगा। 8 जनवरी 2008 को ये अपना शुरू हो जाएगा रेस्टोरेंट, वहां पे नौकरी करना शुरू कर देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था साथियों। 29 दिसंबर 2007 की शाम जब सारे मजदूर अपने घर जाते हैं, तो अगला जो दिन था वो था संडे का दिन। इस संडे के दिन में इस होने वाले रेस्टोरेंट के जो 3-4 लोग पार्टनर थे, वो लोग वापस से वहां पर आते हैं और फिर से ड्रिल मशीनों की आवाजें, गैस कटर मशीनों की आवाजें शुरू हो जाती हैं। जो पड़ोसी थे वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यहाँ पर आज काम नहीं चलने वाला है। उनकी नजर में रोज आवाजें आती है, आज भी आवाजें आ रही हैं। मजदूर लेकिन वो नहीं कर रहे थे, कुछ और ही लोग कर रहे थे। जब अगली सुबह होती है, सोमवार का दिन होता है साथियों, तो फिर जो बोर्ड लगा हुआ था, नया रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में आने वाला है, वो बोर्ड तो वहीं पर ही था, लेकिन जो प्रथम फ्लोर पर
प्रथम तल पर, जो फर्स्ट फ्लोर पर जो बैंक था, उस बैंक का मैनेजर जब आता है अंदर, दरवाजा खोलता है, लॉक खोलता है, तो साथियों गश खाकर गिर जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। आप यूं समझ लीजिए कि आप रात में सोए हैं और सुबह उठ के आप ये देखते हैं कि आपके पलंग वाली जमीन तो सही सलामत है, बाकी जो बीच का, रूम के बिल्कुल बीच का जो फ्लोर है वो गायब है। एक तमाम बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है नीचे। अरे आनन फानन में जो सारे एम्प्लॉयज थे वो अंदर जाते थे, देखते कि स्ट्रॉन्ग रूम में जो सोना रखा हुआ था, नकदी रखी हुई थी, सब की सब गायब। तकरीबन 80 किलो सोना था साथियों, अरबों का सोना, 25 लाख की नकदी थी, सब गायब। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। उनकी कई फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड टीमें आती हैं, वहां पर देखती हैं, परखती हैं, तो पहले ही नजर में सबका जो शक जाता है, और जाना भी चाहिए, उस रेस्टोरेंट के मालिक और वहां काम करने वाले मजदूरों पर। कुछ ही मिनटों में साथियों, कुछ ही मिनटों में वहां के जो मजदूर थे, जो गरीब तबके थे, उनको उठा के पुलिस की गिरफ्त में ले लिया जाता है। जेल में उन पर डंडों की बारिश होती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बताओ तुमने चोरी क्यों की, बताओ तुम्हारे और साथी कहाँ हैं, कैसे तुमने चोरी की, क्यों तुमने चोरी की, तुम्हारे साथी कहाँ हैं, सोना कहाँ है, नकदी कहाँ है। लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। आखिरकार पुलिस को समझ में आया कि हमने तो बेकार में इन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, ये तो बेचारे मासूम है, कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन असली चोर कौन है, जिसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पुलिस जाती है उस बिल्डिंग के मालिक के पास, पूछती है कौन थे वो लोग जो यहाँ पे ये खोलने आए थे अपना रेस्टोरेंट। तो बोलता है साहब हमें नहीं पता, हम तो बस 1 लाख रुपया उन्होंने दिया मुझको और बोला कि हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। और हमने कहा ठीक है, बहुत दिनों से खाली जमीन पड़ी, तो हमने कहा कि किराएदार मिल रहा है, 1 लाख एडवांस में मिल रहा है ऊपर से। तो पुलिस ने कहा कि दिखाइए कागजात दिखाइए। तो साथियों जैसे वो लोग, बिल्डिंग के मालिक पुलिस के हाथ में कागजात थमाते, पुलिस समझ जाती है सर ये तो नकली है, फर्जी है। वही वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता, हमें 1 लाख रुपए मिले, फर्जी दस्तावेज थे, हमें नहीं पता। लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब आप ही समझिए। साथियों पुलिस तो बिल्कुल पगला गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ छुपे हैं वो लोग। आनन फानन में CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट की टीम को बुलाया गया। लेकिन साथियों वो टीम भी तभी काम कर पाती है जब एक संदिग्ध हो, 2 हो, 4 हो, 100 हो, 200 हो, 500 लोगों पर शक हो, उनके कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली जाए। लेकिन यहाँ पर तो कोई संदिग्ध था ही नहीं, मिला ही नहीं। अब पुलिस के सामने एक ही रास्ता बचा था कि वो CBI को केस सौंप दे। हालांकि इसकी जद्दोजहद हुई, लेकिन उससे पहले पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि एक बार फिर से मैं अंदर जाके देखता हूं कि कुछ सुराग मिल जाए। अंदर जाता है, वहां पे देखता है कोने में एक स्टिकर चिपका हुआ था जहां पर लिखा हुआ था जय माओ। अब पुलिस को समझ में आ गया ये तो माओवादियों का काम है, नक्सलियों का काम है, जो कि चोरी करके सीधे चुराया हुआ माल ले जाते हैं। कहां पर, झारखंड के उन जंगलों में जहां से वापस लाना तो बिल्कुल बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। साथियों आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, जो कि श्रीलंका के जंगलों में रहकर अपना आतंकवाद चलाता था, बिल्कुल वैसे ही है ये लोग। अब पुलिस को समझ में आ गया कि सोना हमारे हाथ में मिलना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। लेकिन उतनी देर में एक फोन आता है, वो कहता है कि जिस रॉबरी करने वाले को आप पकड़ना चाहते हैं वो हैदराबाद के इस होटल में बैठा हुआ है, कमरा नंबर 201 में। पुलिस आनन फानन में दौड़ी भागी भागी वहां पर जाती है, देखती है कि उस होटल के उस कमरे में तो कोई नहीं था, हालांकि सोना रखा था। लेकिन सोना था केवल 1 किलो। 79 kg अभी भी गायब था, 25 लाख अभी भी गायब थे। लेकिन इतनी देर में पुलिस को दूसरा फोन आता है कि अब कर्नाटक के एक होटल में आपको वो बंदा मिलेगा जिसने ये बैंक की रॉबरी की है। पुलिस खुश, यार कमाल की बात है, 1 किलो सोना मिल गया। ऐसे करते धीरे धीरे वो बैंक रॉबरी करने वाला जो है अपने ग्रुप के साथ जो है हमें सोना वापस करता जा रहा है। भागी भागी पुलिस पहुंचती है वहां पर कर्नाटक के उस होटल में, लेकिन भाई कमरा खाली था, सोना भी नहीं था, नगदी भी नहीं थी। इतनी देर में गोवा से फोन आता है, इतनी देर में असम से फोन आता है, इतनी देर में कुछ दिनों के अंतराल में कई शहरों से, हिंदुस्तान के कई शहरों से फोन कॉल आ रहे थे कि भाई यहाँ है रॉबरी करने वाला, वहां है रॉबरी करने वाला। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस टीम अब जुड़ चुकी थी कि कैसे पकड़ा जाए, लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहे थे। अब CDR टीम ने बोला, कॉल डिटेल रिपोर्ट जो पुलिस का सबसे बड़ा टूल होता है, उसने बोला कि अब तो एक ही रास्ता बचा है कि उस दिन
उस इलाके में जितने भी लोगों के फ़ोन नंबर जो चालू थे उन दिनों के अंतराल में, जब तक ये मरम्मत का काम चल रहा था, उन सब पे हमें नज़र बनानी होगी। ठीक है, बात करते हैं। साथियों, पुलिस के हाथ पैर फूल गए जब डेटा आया पूरे 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा लोग। तो पुलिस ने कहा ठीक है, सब पे कॉल कर लेते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स लगाए गए, पुलिस की कई टीमें लगाई गई और साथियों उनमें से 1057 संदिग्ध नंबर निकले और जो नंबर्स थे उनके साथ जो भी एड्रेस अटैच्ड थी, पुलिस एक एक करके उन सभी एड्रेस पर जाकर छापा मारने लगी। उन्हीं में से एक नंबर पुलिस को मिला कोझिकोड पुलिस स्टेशन के बाजू वाला घर, और वहां पे जाकर जब पुलिस छापा मारती है तो वो लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि साथियों पुलिस ने किसी को भी बताया नहीं था, लेकिन पुलिस ने पहले से ही जो चश्मदीद थे उनके द्वारा स्केचेस बनवा लिए थे और वही स्केचेस उन लोगों की चेहरों से बिल्कुल मिल गए जो कि उस बैंक को चुराने वाले थे। और पुलिस ने झटपट उन्हें डाल दिया पुलिस स्टेशन के लॉकअप में और उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ। तब जाकर उन लोगों ने अपना जुर्म कबूला और ये कह दिया कि हाँ, हमने इस बैंक को चुराया है। लेकिन साथियों, पुलिस को क्या मिला? पुलिस को मिला केवल और केवल 50 किलो सोना और 5 लाख रुपए। बाकी के 30 किलो सोना और 20 लाख रुपए अब भी गायब थे, जो कि पुलिस को नहीं मिल सके। हालांकि पुलिस ने बाद में जब इनसे पूछा कि तुमने इस धोखाधड़ी और बैंक रॉबरी की योजना कैसे बनाई, तो कहते हैं कि कुछ समय पहले ही तो वो मूवी आई थी जिसका नाम है धूम। उसी को देखकर हमने इस रॉबरी की प्लानिंग की। उस मूवी के अनुसार भी भूतल पर स्थित बैंक को इसी तरीके से लूटा जाता है, उसकी छत तोड़कर, और इसी प्रकार से हमने भी छत तोड़कर इस बैंक को लूट लिया। हालांकि साथियों, मौजूदा सूरत हाल में ये सभी लोग पुलिस के लॉकअप में बंद हैं, उन पर तमाम धाराएं लगाई गई हैं और वो आज सजा भुगत रहे हैं। लेकिन कितने सालों तक सजा भुगतेंगे और फिर आएंगे बाहर, और जो उन्होंने सोना छुपा कर रखा है, जो पैसे छुपा कर रखे हैं, वापस उनसे अपनी ऐश मनाएंगे। तो साथियों, कहने का यही मतलब है कि हम क्या दे रहे हैं पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या फिर आपका ये जो मूवीज जो कि इस प्रकार हमें दिखाती बताती हैं कि कैसे हम बिना पुलिस को जताए और पुलिस की नाक के नीचे से चोरी कर जाएं, इस तरीके की जो फिल्में होती हैं या सीरियल्स होते हैं, असल में वो हमारे देश की आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इससे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। साथियों, हम तो क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप भी मुहिम चलाइए ताकि इस तरीके के एपिसोड्स या इस तरीके के सीरियल्स या इस तरीके की मूवीज आना बंद हो जाएं। नहीं तो सोचिए तब क्या होगा जब हमारे देश के जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि पुलिस को भी धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। ये केस तो लगभग 2 महीने के बाद पुलिस सुलझा सकी, वो भी एक छोटी सी गलती हो गई उस बैंक रॉबरी करने वाले से। मान लीजिए अगर उसने अपना ही नंबर नहीं दिया होता, किसी और का नंबर दिया होता, तो शायद पुलिस उन तक कभी भी ना पहुंच पाती। तो साथियों, हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको इतना ही बोलना चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का। हम तो केवल यही चाहते हैं कि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर सचेत रहें, सजग रहें और सतर्क रहें और खुशी से रहें, क्योंकि ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमारे ही आसपास घूमते रहते हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।